गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, ये जो टॉपिक है नीट के लिए, आईआईटी के लिए और बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन या फिर कोई बड़ा टाइप का न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की आती है तो हम एक कैपेसिटर का यूज करते हैं। कैपेसिटर से मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, हम एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरी प्लेट नेगेटिव, जैसे मान लीजिए आपने एक प्लेट ये ली और एक प्लेट ये ली, एक पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर उतना नेगेटिव चार्ज। मान लो ऊपर वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है और नीचे वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इस जगह पर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस से माइनस की तरफ हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, या फिर केवल पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स नेगेटिव। तो यहां पर अगर हम दिखाना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे शो कर सकती हो आप। मैं कम ही फील्ड लाइन दिखा रहा हूं क्योंकि और भी चीजें हैं जिनको समझना है, इसलिए फिगर कॉम्प्लिकेट ना हो, इसलिए कम फील्ड लाइंस हमने यहां पर शो की हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड को मान करके चल रहे हैं कि यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा E। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड E में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू करता है। क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप समझ जाओगे कि भाई किस तरह का चार्ज पार्टिकल है। या तो वो उसका नाम ले देगा या उस पर बताएगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उससे आप पता लगा सकते हो। मान लीजिए हम तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेकर के चल रहे हैं, तो हमने मान लिया कि यहां से इस जगह से कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q जो है उसने v वेलोसिटी के साथ आगे मूव करना शुरू किया। तो ये v वेलोसिटी के साथ अगर मैं इसी डायरेक्शन को फॉलो करूंगा तो इसका पाथ ये होना चाहिए। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करता हुआ चला जाता। मान लो आपने यहां डायरेक्शन नोटेशंस दिखा दिया है कि ये x डायरेक्शन है और ये वाली डायरेक्शन जो है ये y डायरेक्शन है, ये आपका ओरिजिन हो गया। अब तो ये ऐसे करके चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं है यहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम जानते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर एक फोर्स लगता है। अगर आप उस फोर्स को जानना चाहें तो F=QE। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट उस पर बल लगेगा। यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब अब यहां अगर हम बात करें कि भाई इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, तो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल F=QE, और वो भी किस डायरेक्शन में, नेगेटिव प्लेट की डायरेक्शन में, यानी बाई डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने क्या माना है, बाई डायरेक्शन। तो रियल में अब क्या होगा भाई, अब ये इस स्ट्रेट लाइन पाथ पे न जा करके बल्कि इसका जो पाथ है वो ऐसे डेविएट होता चला जाएगा और ये इधर की तरफ मुड़ता चला जाएगा। यानी ये कर्व पाथ पे मूव करेगा, इसका जो पाथ होगा वो रियल में ये वाला पाथ होगा। मान लो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल x डिस्टेंस में फैला हुआ है, यानी ये जो प्लेट की ये लंबाई है वो x है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये x डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसने जो जर्नी की है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो मूव किया है उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी x डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, x। अब यहां पे पहुंचना चाहिए था इसे, लेकिन ये यहां पहुंचा है। इसका मतलब ऊपर की डायरेक्शन में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसको मान लो y, ये वाली डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है y। देखिए, जब 11th में हम बात करते थे वेक्टर की, तो वेक्टरों में हमने इस चीज को अच्छी तरह से समझ लिया था कि जब कोई मोशन होता है प्लेन के अंदर, प्लेन का मतलब है 2 डायरेक्शन, x एक्सिस और y एक्सिस,
तो वहां पर हमें क्लियरली समझना होता है कि भाई जो कंपोनेंट, जो हमारी वेलोसिटी, जो हमारा एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन के हैं, उनको फॉर्मूलों में एक्स डायरेक्शन वाले को लगाएंगे, और जो हमारे बाई डायरेक्शन वाले हैं तो बाई डायरेक्शन के लिए उनको लगाया जाएगा। कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी या एक्सीलरेशन को बाई डायरेक्शन में यूज करें या फिर बाई डायरेक्शन वाली को एक्स डायरेक्शन में यूज करें। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इसको दो प्रॉब्लमों में सॉल्व करके देखिए कि भाई हमें एक्स डायरेक्शन के लिए अलग स्टडी करनी है और बाई डायरेक्शन के लिए अलग स्टडी करनी है। बहुत आसान हो जाएगा कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी प्रॉब्लम। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूं भाई इन एक्स डायरेक्शन, तो मैं अगर यहां बात करूं, चलिए पहले फोर्स की बात कर लेते हैं, F इक्वल टू QE। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है भाई? न्यूटन सेकंड लॉ से F इक्वल टू होता है, बट F इक्वल टू होता है ma। इसका मतलब ma इक्वल टू हो जाएगा QE। तो यहां से एक्सीलरेशन निकाल देंगे, ये हो जाएगा QE अपॉन m। ये हमारा एक्सीलरेशन निकल करके आ गया। A इक्वल टू QE अपॉन m, ये एक्सीलरेशन आया। और वास्तव में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर है? क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है ऊपर की तरफ। इसका मतलब एक्सीलरेशन जो है वो है इन बाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन। बाई डायरेक्शन में ये एक्सीलरेशन है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं, क्योंकि ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है उसने जो चलना शुरू किया है वो एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चलना शुरू किया है। अगर मैं यहां बात करूं, मैं थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूं इन एक्स डायरेक्शन, और यहां लिख लेता हूं इन बाई डायरेक्शन। अब मैं क्लियरली पूछूं कि भाई एक्स डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो आप लिख दोगे v एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि वो ऐसे चल रहा है और भी हमें दे रखा है। तो वेलोसिटी कितनी है? v। एक्सीलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन में? कोई एक्सीलरेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एक्सीलरेशन है वो बाई डायरेक्शन का है। तो एक्सीलरेशन 0। मैं बाई डायरेक्शन की बात करूं तो बाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी अब इनिशियल वेलोसिटी तो हमें किधर दी थी? एक्स डायरेक्शन में। बाई डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, इसलिए ऊपर की तरफ वो जिस इनिशियल वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया वो वेलोसिटी हमारी कितनी है? 0। हाँ, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कितना है सब बाई डायरेक्शन में? एक्सीलरेशन है आपका a, और जिसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो इक्वेशन फर्स्ट से, कितनी है? QE अपॉन m। तो ये चीजें हमें क्लियर रखनी है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें पहले एक्स डायरेक्शन की बात करनी है और फिर हमको बाई डायरेक्शन की बात करनी है। अब एक्स डायरेक्शन में आप देख रहे हो कि भाई यहां तो केवल किसकी बात की जा रही है? वेलोसिटी की। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? डिस्टेंस x ट्रेवल की है। टाइम, मान लो पार्टिकल यहां से रियल में तो वो यहां पहुंचा और t टाइम लिया, इसका मतलब टाइम सेम रहेगा दोनों के लिए। उतने ही टाइम में उसने x डिस्टेंस में तो x डिस्टेंस ट्रेवल की है एक्स डायरेक्शन में, और बाई डायरेक्शन में बाई डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो टाइम दोनों के लिए सेम हो जाएगा। यहां अगर बात करोगे टाइम की, तो मान लिया आपने ये टाइम कितना है? लेट t, तो टाइम यहां भी t रहेगा, क्योंकि दोनों ही केस में टाइम जो है वो हमारा t है। भाई उसी टाइम में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसी टाइम में उसने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया, बाई डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब मैं एक्स डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला लगाना चाहता हूं, तो देखो जहां एक्सीलरेशन 0 हो वहां इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका मतलब यहां पर तुम सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। सिंपल फॉर्मूला आपका लग जाएगा। चाल कितनी मानी है आपने? v, दूरी x टाइम t। यहां से जरूरत पड़ जाए तो टाइम की वैल्यू निकाल लो, t की वैल्यू निकाल लो। हालांकि v निकाल सकते हैं, जरूरत पड़ रही है कि जिसकी जरूरत पड़े उसे निकाल सकते हैं। तो t इक्वल टू आ जाएगा निकल के, यहां से t इधर और v इधर, x अपॉन v। ये आपके पास में टाइम निकालने का एक तरीका हो गया x डायरेक्शन से। वैसे आप कुछ भी निकाल सकते हो, आपको वेलोसिटी की जरूरत है, x की जरूरत है, जो चाहो वो निकाल सकते हो। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे टाइम की, अगर जरूरत पड़ जाए तो टाइम हम ऐसे निकाल सकते हैं।
अब बाई डायरेक्शन की बात करें, बड़ा सिंपल चीज समझनी है आपको कि एक्स डायरेक्शन के लिए बात की, वहां एक्सीलरेशन नहीं था, सिंपल फॉर्मूला चार बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बाई डायरेक्शन में भाई यहां तो एक्सीलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो कौन सा इक्वेशन लगाएं? यहां तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगे। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जब लगाओगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन में भी कौन सा है? तो बाई डिस्टेंस, इसका मतलब सेकंड इक्वेशन आप लगाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या होता था? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s कितना है? बाई, तो बाई इज इक्वल टू u कितना है? 0, तो ये तो भाई 0 हो गया, हाफ at स्क्वायर। तो पहले तो हम यही कह सकते हैं कि बाई की वैल्यू आ गई हाफ at स्क्वायर। चाहो तो a की वैल्यू लगा लो, वो आपने पहले निकाल रखा है, यहां भी लिख रखा है। तो a की वैल्यू हो गई 1/2, a की वैल्यू कितनी है? QE अपॉन m और इनटू t स्क्वायर। एक तो आप टाइम के पदों में ही अगर निकालना हो आपको, कभी कभी हम टाइम के रेस्पेक्ट में ही उसको निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया बाई का। मान लो वहां अगर टाइम गिवन होता तो फिर हमें इसको लगा करके टाइम निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन टाइम अगर गिवन नहीं है, कभी कभी क्या पूछता है मैं बताऊंगा ये भी, यहां क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है आपसे। तो टाइम अगर गिवन नहीं है तो टाइम की ये वाली वैल्यू आप यहां से पुट कर दोगे इस जगह पे। अब इस वैल्यू को उठा करके इक्वेशन फर्स्ट अगर ये मान रखा है, चाहो तो इसे सेकंड मान लेना, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेना, और अब चाहो तो इस वैल्यू को उठा करके यहां पुट कर दो, तो आपका बाई निकल करके आ जाएगा, बाई इज इक्वल टू 1/2 QE अपॉन m इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि t की जगह पे लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ये निकल करके आ जाएगा। या और थोड़ा सा सही कर दीजिए, 1/2 Q अपॉन m को चलो साथ साथ लिख लो, E अपॉन v स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर। वैसे ही लिख दिया मैंने, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो समझाने के लिए आपको लिख दिया इस तरह से। तो आपका ये चीज निकल करके आ गई। देखिए बस इतना ध्यान दो, एक्स डायरेक्शन के लिए तो एक्स डायरेक्शन की बात, वाई डायरेक्शन के लिए तो वाई डायरेक्शन की बात। अब मैं बात करता हूं यहां क्वेश्चन क्या आ सकता है। मान लो क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, वैल्यू गिवन कर सकता है, और वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस फिगर के हिसाब से मूव कर रहा है, तो उसका पाथ कैसा होगा। यानी वो पाथ की बात कर सकता है कि पाथ कैसा होगा। आपने अच्छी तरह से इक्वेशंस पढ़ रखे हैं और आप अच्छी तरह जानते हो, जब भी पाथ के इक्वेशन की बात करें तो अगर बॉडी प्लेन में मूव कर रही है, यानी एक्स और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव कर रही है, तो ऐसा रिलेशन जो एक्स और वाई में होता है वही पाथ को रिप्रेजेंट करता है। तो वास्तव में हमने यहां फॉर्मूले में क्या निकाल लिया है? हमने वाई और एक्स के बीच में रिलेशन निकाल लिया है। और जब भी रिलेशन में ऐसा हो कि एक की सिंगल पावर और दूसरे की डबल पावर, जैसा कि यहां दिख रहा है, वाई की सिंगल पावर और एक्स की डबल पावर, तो इस तरह का जो इक्वेशन होता है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, परवलय को प्रदर्शित करता है। तो पाथ हो गया उसका पैराबोला, परवलय, यानी वो परवलयकार पथ पर मूव करेगा। अगर आपसे एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है कि वो कैसे पथ पर मूव करेगा, तो आप बता दोगे उसको पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा, उसका पथ जो होगा वो पैराबोलिक होगा। दूसरी बात, यहीं पर अगर वो ये पूछने लग जाए आपसे कि एक्स डायरेक्शन में तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, उसने वैल्यू गिवन कर देगा एक्स की, बताइए वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये इस फॉर्मूले से वाई की वैल्यू निकाल लेना। ये सारी चीजें आपके पास गिवन होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा, वेलोसिटी गिवन है, क्यू गिवन है, चार्ज पार्टिकल का मास गिवन है, ये m जो है यहाँ पर, ये जो चार्ज पार्टिकल हमारा मूव कर रहा था उसका मास है, और x आपको यहां से गिवन होगी या निकाल लोगे तो y की डिस्टेंस निकल करके आ जाएगी कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो y अगर पूछे तो पाथ पूछ सकता है, y पूछ सकता है, तो ये भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है, 14वां क्वेश्चन, उसमें कुछ इस तरह की सिचुएशन है, मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज हो, वो आप देख लेंगे और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, वो तो आप लोग समझ ही जाते हो। और इस पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और यहां से 3 पार्टिकल मूव किए हैं, और 3 पार्टिकलों में से मान लो एक पहला पार्टिकल है वो ऐसे करके चला गया, दूसरा पार्टिकल भी ऐसे करके चला गया, और तीसरा पार्टिकल ऐसे करके चला गया। और अब वो पूछता है इसमें कि बताइए भाई, इस तरह के क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि इन तीनों चार्ज पार्टिकलों पे आवेश कैसा होगा। तो ये तो बड़ी सिंपल बात हो गई भाई, आप देख रहे हैं जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होके जा रहा है डेफिनेटली उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब पहला और दूसरा
ये जो चार्ज पार्टिकल हैं आपके कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो आपने दोनों का साइन बता दिया। बात करें तीसरे चार्ज पार्टिकल की, तो तीसरा जो चार्ज पार्टिकल आपको दिख रहा है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, इसका मतलब डेफिनेटली उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो तीसरा जो पार्टिकल है उस पर चार्ज जो है वो हमारा धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। तो कुल मिलाकर के वो तो सिंपल सी बात हमारी हो गई। अब उसमें एक चीज और पूछी है कि इनमें से तीनों के लिए चार्ज टू मास रेशियो यानी Q/M, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा होगा? अब इस बात पे आकर के, क्योंकि ये शुरू में दिखता नहीं है कुछ भी और स्टूडेंट परेशान हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जरा इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में इसीलिए मैंने Q/M को अलग लिखा है। तो क्या देख रहे हो आप इस इक्वेशन को? जब आप ये इक्वेशन निकाल लोगे तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है। क्या दिख रहा है आपको? इस वाले, मान लीजिए मैं इसको फोर्थ इक्वेशन मान लूं, तो फोर्थ इक्वेशन से क्या दिख रहा है कि Q/M इज प्रोपोर्शनल टू बाई, कि भाई Q/M जो है वो बाई के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जिसका बाई ज्यादा, बाई का मतलब बाई, जैसे आपने यहां से लिया इसको, ये कितना, ये इतना डेविएट हुआ, ये वाला कितना, ये इतना डेविएट हुआ, इसको ले रहे हो, ये कितना, ये इतना डेविएट हुआ। तो जिसके लिए ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाए वही पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा आ जाएगा। और आप बाई की वैल्यू निकालने की बात कर दी जाए या चार्ज टू मास रेशियो को निकालने की बात कर दी जाए कि कितना होगा, तो आप इस वाले फॉर्मूले से बाई निकाल लोगे और बाई की जो वैल्यू होगी एक तरह से वही उसका चार्ज टू मास रेशियो हो जाएगा। वैसे चार्ज अगर गिवन है, मास गिवन है, तब तो वैसे ही निकल के आ जाएगा, लेकिन ये बाई के प्रोपोर्शनल है, तो उस हिसाब से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसके लिए ज्यादा होगा, किसके लिए कम होगा। तो अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ये देखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इस हर चीज आप ऐसे समझ लीजिए कि करना क्या है हमें, चार्ज पार्टिकल का एक्सीलरेशन निकालना है, एक्स डायरेक्शन के लिए अलग सॉल्व करना है, वाई डायरेक्शन के लिए अलग सॉल्व करना है, और कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 14वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये मैंने आपको बता दिया है, इस तरह से उसको भी आप समझ सकते हैं।